हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 में। सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पैरेलली आप नोट्स बनाते जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी यहां से। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, इससे क्या तात्पर्य है? ज्यादा हिंदी हो गई। इससे क्या मतलब है आपका, वो देखते हैं। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। क्या? द स्पेस occupied by atoms in an unit cell होता क्या है, जब कभी भी कोई भी यूनिट सेल बनती है तो जो पर्टिकुलर एटम्स होते हैं वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ जगह खाली होती है। जैसे मैं आपको सिंपल क्यूबिक का दिखाता हूं स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाओगे क्लियर क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो जरा, जैसे मेरे पास ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, दिख रही है। अब आप देखो जरा, इसमें जो एटम्स हैं वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होंगे और कुछ खाली जगह होगी, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं। देखो आपको सामने से खाली जगह दिख रही है, ये जो खाली जगह है बीच में, ये क्या है? वॉइड्स हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा एटम जो है वो यूनिट सेल में नहीं आता, कुछ खाली जगह भी होती है। तो कितना आता है उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? पैकिंग फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन, है ना। तो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन एन यूनिट सेल। अब ये कैसे निकालोगे? अगर मैं आपको पैकिंग फ्रैक्शन 2D में लिखूं फॉर्मूला, तो क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है कि Z इफेक्टिव मतलब कितने एटम हैं इंटू एरिया ऑफ एटम, अगर 2D ज्योमेट्री है, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। जो भी आपने यूनिट सेल ली है उसका टोटल एरिया क्या है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। ये बात किस में हो गई बेटा? 2D में हो गई। तो ये वाली बात है हमारी किसकी? 2 डायमेंशन के लिए। अगर तुम 3D में जाना चाहते हो, ठीक है, ये किसका है, लिख लो अच्छे से, इन 2D। अगर तुम 3D में जाना चाहते हो तो इन 3D क्या फॉर्मूला बनेगा? एरिया हटा के यहां वॉल्यूम कर देंगे, है ना। तो अब फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, या इसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं, परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। Z इफेक्टिव मतलब टोटल एटम कितने हैं इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल हम यूजुअली कौन सी लेते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। उसके अलावा कोई और आ गई तो उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखना पड़ेगा बेटा। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? 3D के लिए। तो ध्यान रखना, 2D में पैकिंग फ्रैक्शन एरिया से निकालते हैं और 3D में पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम से निकालते हैं। समझ गए बात को? चलें आगे। तो सिंपल सा कहानी है, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? जितना स्पेस उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड है वो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन है। अगर तुम्हें वॉइड निकालना है, वॉइड कितना है, तो परसेंटेज वॉइड कैसे निकलेगा? ध्यान से देखना, परसेंटेज वॉइड कैसे निकलेगा? परसेंटेज वॉइड निकलता है 100 में से परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन को बेटा क्या कर दो? माइनस कर दो। तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज वॉइड। ठीक, जैसे मान लो एक यूनिट सेल है, 50% स्पेस ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं एटम्स, मतलब बाकी 50% क्या है? खाली है। सिंपल सा है ना। तो ये कहानी थी पैकिंग फ्रैक्शन की। आगे बढ़ रहा हूं। अब हम क्या करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी का निकालेंगे और यहां टेबल में लिख लेंगे। तो एक काम करता हूं, मैं अलग से आपको निकाल के बता देता हूं पहले, है ना। तो इसको मैं कर रहा हूं कॉपी, और यहीं पर हम हर एक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन या एफिशिएंसी निकाल के बताएंगे। ठीक, ध्यान से देखना जरा। सबसे पहले मैं ले रहा हूं केस वन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, बता दो जरा क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको, क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखना। मैं फॉर्मूले में ही पुट कर रहा हूं। क्या? परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखो सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी ये सब 3D ज्योमेट्री हैं, तो वॉल्यूम रखना पड़ेगा बेटा। तो परसेंटेज पीएफ इज इक्वल टू क्या रखूंगा? Z इफेक्टिव रख दो। आपको याद है कितना होता है? 1 होता है सिंपल क्यूबिक का। इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम को क्या मान के चलते हो? स्फेरिकल, तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कैसी लेते हो? क्यूबिक। क्यूब का वॉल्यूम अगर एज लेंथ a है तो क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब हो जाएगा। बहुत सिंपल है ना। और इंटू क्या कर देंगे? 100। अब तुम्हें क्या करना है? a को r के रेस्पेक्ट में पुट कर देंगे, या r को a के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। मैं a को r के रेस्पेक्ट में पुट कर रहा हूं। तो क्या रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक में?
2r इज इक्वल टू ए होता है इसका, और z इफेक्टिव हमारा 1 था ही, ठीक है, ये आपको पहले से पता, लास्ट टर्म पे बताया था मैंने। तो a को मैं क्या रख रहा हूं, देखो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r का होल क्यूब। a को मैंने क्या रख दिया, 2r रख दिया, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखना जरा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा और 2 का क्यूब 8 आएगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, कितना, ऊपर है 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे बन जाएगा 8 आर क्यूब, ऐसा लिख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, ये कट गया, ठीक, 4 से 8 कट गया 2 बार, और 3 × 2 6 होता है, मतलब π/6 ऑक्यूपाइड होगा, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 52.4, और ये आपको याद भी करना है, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है, 52.4% होता है सिंपल क्यूबिक का परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन। तो बताओ परसेंटेज वॉइड कितना होगा, 100 में से माइनस कर देंगे, क्या 100 में से माइनस कर देंगे कितना, 52.4, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 47.6, सही है, 6 और 4 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, हाँ ठीक है, इतना परसेंटेज खाली रहेगा। मतलब सिंपल क्यूबिक में कितना स्पेस ऑक्यूपाइड रहता है, 52.4% ऑक्यूपाइड रहता है, और 47.6% खाली जगह रहती है, ठीक है। चलें आगे, चलो भाई, ये सिंपल क्यूबिक का हो गया। अब यहीं पर अपन बीसीसी का निकाल लेते हैं, केस 2, जेड इफेक्टिव, और ये रिलेशन बता देना आर और ए का, बाकी यहां पुट कर देंगे। चलो देखना जरा, बताओ फटाफट से मुझे, केस 2 क्या लिख रहा हूं मैं, इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव कितना होता है 2, और आर और ए का रिलेशन होता है 2 एटम टच करते हैं बॉडी डायगोनल के आधे पर, √3a/2 पर टच करते हैं, 2r = √3a/2 लिखवाया था मैंने, है ना। यहां कितना पुट कर दूं, जेड इफेक्टिव 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब ए को आर के फॉर्म में पुट कर रहा हूं, ऊपर हो जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब, और ए को देखो क्या पुट कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ए निकाल लेते हैं, ए कितना आ जाएगा 4r/√3, यही आ जाएगा 4r/√3, है ना। तो देखना जरा, ध्यान से देखते जाओ, 4r/√3 का होल क्यूब इंटू क्या लिखूंगा, 100 लिखूंगा, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे, 8πr³ अपॉन 3 है, और ये क्या आ जाएगा इधर नीचे, इधर आ जाएगा आपका 4 का क्यूब कितना होता है 64 r³, ये आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब मतलब 3√3, और इंटू क्या आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो r³ से r³ कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 8 से ये कट गया, कितना 8 बार, ठीक है, सही है, 8 से कट गया ये 8 बार, सही किया ना मैंने। तो ये √3 ऊपर पहुंचा दूं, ठीक, तो ये आ जाएगा √3 π/8 और इंटू 100, √3 π/8 इंटू 100, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 68% आएगा बेटा, है ना, ये आपको डायरेक्ट याद भी करना है, ठीक। और परसेंटेज वॉइड कितना हो जाएगा, 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो 100 - 68 कितना हो जाएगा, ये 32% आ जाएगा, ठीक, 32% आ जाएगा, 100% - 68% मतलब 32%। मतलब जो भी एटम हैं वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, 68%। क्यों बढ़ गया भाई, क्यों बढ़ गया, पिछली बार 52.4 था, अब 68% क्यों हो गया, क्योंकि बेटा एक एटम तुम्हारा बॉडी के सेंटर पर भी आ गया, तो अब स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाइड होगा, वॉइड कम हो जाएगा, ठीक है, समझ गए कहानी इसकी। चलो भाई अगला एफसीसी का देख लो, एक और तीसरा, 3rd नंबर पर है, बीसीसी की जगह मैं क्या करने वाला हूं एफसीसी, और ये इसका रिलेशन बता देना और ये कर देना, देखना जरा ध्यान से। केस 3rd है इन एफसीसी यूनिट सेल, जेड इफेक्टिव 4 होता है, और 2r क्या होता है, फेस डायगोनल का आधा, √2a/2 ये होता है, ठीक। यहां मैं कितना पुट कर दूं, 4। अब ए और आर का रिलेशन पुट करना है, तो ए क्या आ जाएगा यहां से 4r/√2, ठीक, ये पुट कर रहा हूं मैं यहां, तो यहां पुट कर देते, ऊपर आ जाएगा 16πr³/3 अपॉन ए को पुट कर रहा हूं 4r/√2 का क्यूब, ठीक है, इंटू 100। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा ये 16πr³/3 अपॉन 4 का क्यूब कितना होता है 64 r³ अपॉन 2√2,
ऐसा दिखेगा, और इंटू 100। अब इसको काट लो जरा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अरे सिंपल है भाई, आपको वैसे भी परसेंटेज डायरेक्ट ध्यान रखना है। देखो 16 से कटाइए 4 बार, ठीक, और क्या कट रहा है, आर क्यूब से आर क्यूब, ठीक, इससे ये कट गया कितना, 2 बार, ठीक है, हो गया। और क्या आ गया, 4 का क्यूब 16, और √2a/2, ये सही लिखा है मैंने, हाँ सही लिखा है, 4r/√2, ठीक, और √2 का क्यूब हो गया 2√2, 4 का क्यूब हो गया 16 का 4 गुना 64, सही है सही है सही है सही है। तो ये कितना आ जाएगा, चेक कर ले जरा, ये आ जाएगा, इससे एक और कट गया, √2 से ये 2 कट गया, √2 टाइम्स, है ना, तो π/3√2, सही किया बिल्कुल, है ना, तो π/3√2 आ जाएगा इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा 74% आएगा, है ना, ये आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 74%, परसेंटेज वॉइड कितना हो जाएगा, 100 में से 74 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 26% आ गया, ठीक, इस तरीके से। और ये परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन सीधे याद करके जाना बेटा, एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है ये, डायरेक्ट बिल्कुल, ठीक है। तो तीनों हमने निकाल लिए, अब हम लिख लेते हैं यहां पर, यहां लिख लेते हैं, बस ये टेबल करना, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट में, है ना, ये टेबल रेडी करना है आपको। क्या रेडी करना है इसमें, सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52.4%, बीसीसी का 68%, एफसीसी का 74%। वॉइड कितना आ जाएगा, 100 में से माइनस करके लिख दो, 47.6, ये कितना आ जाएगा 32%, और ये कितना आ जाएगा 26%, ऐसा होता है। तो ये टेबल याद कर लेना, आप बना लो, एक पेज में लिख लो और चिपका लो, स्टडी रूम में याद हो जाएगी। चलें आगे, निकालना मैंने बता दिया आपको, भूल जाओ तो निकाल भी लेना। अब चलते बेटा क्लोज्ड पैकिंग पर। अच्छा, क्लोज्ड पैकिंग का मतलब क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट करके हम लैटिस बनाते हैं डिफरेंट टाइप के, और उन लैटिस की यूनिट सेल की स्टडी करते हैं। क्लोज पैकिंग में ये होता है। जैसे 1D में क्लोज पैकिंग की बात करें, 1D का मतलब एक ही लाइन में एरे बना दो, एरे मतलब एक तरीके से पैटर्न बना दो एक ही लाइन में, है ना। जैसे ध्यान से देखना, एक ही लाइन में पैटर्न बना दो तो वो हो जाएगा क्या, 1D में पैकिंग। जैसे ये बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, एक ही लाइन में आप सारे एटम अरेंज कर दो, एक ही लाइन में, ठीक है, इस तरीके से अरेंज कर दो। ये हो गई आपकी पैकिंग इन 1D, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट करना है किसमें, एक ही लाइन में करते जाओ इस तरीके से, ठीक। तो ये होता है पैकिंग इन 1D। अब इसमें मान लो आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं। जैसे अगर मैं ये वाला एटम ले लेता हूं तो इस एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप कोई भी एटम पकड़ सकते हो। 1D का मतलब सिर्फ एक ही लाइन में हमने अरेंज कर दिया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। 1D मतलब एक ही लाइन में अरेंज कर दिया, ठीक। तो एक ही लाइन में अपन ने अरेंज कर दिया, ये 1D होती है पैकिंग। उतनी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बस 1D 2D 3D 3 पढ़ते हैं अपन, तो 1D को समझाने के लिए ऐसे बता दिया। 2D और 3D इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 3D बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3D आज कवर नहीं करेंगे, 3D नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, 2D कवर करेंगे आज, है ना। तो केस 1 हो गया 1D वाला, ठीक। अब ये ध्यान देना, यहां पर 2D थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन अच्छी खासी इंपॉर्टेंट है, 3D सबसे ज्यादा है। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, अब ध्यान से नाम से सुनना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हमें बनानी है, एटम्स का ऐसा अरेंजमेंट करना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग बने। अच्छा 1D वाली पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो है ना, ये किस टाइप से होता है, ध्यान से एक बार देख लो। 1D अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, जैसे ये ऐसे एटम रखे हुए लाइन से, जो मैंने पकड़ा है उसको मत देखो, ठीक है। इस तरीके से एटम का अरेंजमेंट है लाइन से, ठीक है, इससे इस तरफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये 1D हो गया, ठीक है। अब देखना जरा 2D में, ध्यान देना क्या करना है हमें 2D में। बेटा एटम्स का अरेंजमेंट ऐसे करना है कि स्क्वायर यूनिट सेल जनरेट हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ध्यान से देखो, पहले मैं अरेंजमेंट बना देता हूं, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। अरेंजमेंट कुछ ऐसा है इसका, देखना, वन डी से ही तुम 2D पे जाओगे, है ना, मतलब पहले तुम 1D अरेंजमेंट करोगे, फिर उसी को एक्सटेंड करके 2D बना दोगे, ठीक है।
इस तरीके से ये 1D हो गया। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग कैसे होता है, जैसी तुम्हारी पहली लेयर है इसी लेयर के नीचे ऊपर राइट लेफ्ट ऐसा ही रिपीट करते जाओ, ठीक, सिमिलर ऐसा ही रिपीट करते जाओ। देखो इस तरीके से, इस तरीके से रिपीट करते जाओ तो ये सेम पैटर्न बनेगा, है ना। समझ रहे हो बात को, ऐसे टच करती जा रही है ये एक दूसरे को, ठीक है। तो जो आपने अरेंजमेंट किया वो कैसा किया, देखना, इसको मैं बोलता हूं, इस वाले को देखो, ये है तुम्हारी लेयर ए, क्या है ये, लेयर ए। ये वाली भी क्या बोलूंगा बेटा, इसको भी तो लेयर ए बोलूंगा, क्यों, सेम ही तो है, ये सेम ही है भाई। तो अब ये क्या होती जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। किस तरफ, ध्यान से देखना, इस तरफ आगे बढ़ा दो आप इनको, इस तरफ सिमिलर ऐसी अरेंजमेंट आगे बढ़ाते जाओ, इस तरफ बढ़ा दो, ठीक है, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ऐसे आप अरेंजमेंट को 2D में आगे बढ़ाते जाओ, इस तरफ बढ़ा दो, इस तरफ बढ़ा दो, इस तरीके से। तो ये पूरी की पूरी लेयर बन जाएगी, दिख रही है आपको अच्छी, क्या बात है भाई पंकज सर, क्या बनाते हो डायग्राम। उधर इधर इधर और इधर सभी जगह ऐसा ही अरेंजमेंट रिपीट करते जाओ तो ये हो जाएगा 2D में अरेंजमेंट, ठीक है। और ये जो एटम्स हैं 2D में, इनको हम डिस्क मान के चलेंगे 2D में, है ना। तो ये समझ लो कि आपके डिस्क रखी हुई है इस तरीके से, ठीक। अब मैं कोई भी 4 एटम पकड़ रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई भी 4 एटम पकड़ रहा हूं तो उससे एक यूनिट सेल बनती हुई नजर आएगी मुझे। जैसे मैंने यहां से ले लिया, इस सेंटर से इस सेंटर तक ले लिया एक, ठीक है, इस सेंटर से इस सेंटर तक ले लिया एक, ये मैंने एक यूनिट सेल चूज कर ली इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, देखना, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ध्यान से देखना जरा, तो ए बी सी डी एक स्क्वायर यूनिट सेल नजर आ रही है बेटा, देख लो, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर यूनिट सेल है, देख लो स्क्वायर बन रहा है। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर यूनिट सेल है, कब, जब मैं इनके सेंटर्स को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है, समझ गए। अब इसको देख लो, फिर मैं इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं। समझ गए अरेंजमेंट क्या है, एक लेयर थी ए, उसी के नीचे दूसरी लेयर आ गई, ऊपर आ गई, उधर और इधर सब जगह बढ़ रही है वो लेयर, है ना, जैसे इस तरीके से। देखना जरा, 2D अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये जो ग्रीन वाली है ना वो यही वाली कलर की मान लो, मतलब सब सेम है। ये है आपका 2D अरेंजमेंट, जो मैंने बोर्ड पे बनाया वो ये है, देख लो आप साइड से, जो मैंने बनाया वो पकड़ा भी है, दिख रहा है 2D अरेंजमेंट। अब इनमें से कोई भी 4 एटम ले लो, जैसे मान लो ये ले लिए, इनके सेंटर को ज्वाइन कर दो, स्क्वायर यूनिट सेल बनेगी 2D में, बस खत्म हो गया काम, स्क्वायर यूनिट सेल बन जाएगी। किस में बन जाएगी बेटा, 2D में बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इससे रिलेटेड आपको सारे पॉइंट लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ध्यान से देखते जाना, जाना नहीं कहीं, समझ के जाओ पूरा। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहां पर इसको हटा रहा हूं मैं, ना यहां लिख देता हूं पॉइंट, क्या क्या पॉइंट लिखने हैं मुझे। देखो, पहला, लेयरिंग कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। लेयरिंग कैसे होती है, ए ए ए ए ए ए टाइप, ठीक है, ए टाइप, ठीक। दूसरा, यूनिट सेल क्या बनती है, स्क्वायर यूनिट सेल बनती है, क्या बनती है, स्क्वायर यूनिट सेल बनती है, क्या बनती है बेटा, स्क्वायर यूनिट सेल बनती है। अब मुझे इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स बता दो, जैसे जेड इफेक्टिव बताओ इसका। चलो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मैंने यूनिट सेल क्या ली, ए बी सी डी, तो मैं काम करता हूं इस यूनिट सेल को उधर बना लेता हूं, ठीक है, इस यूनिट सेल को मैं यहां बना लेता हूं, या एक काम करो यहीं देख लो, इतना तो समझ में आएगा, सिर्फ इतना पार्ट देखो कहां कवर हो रहा है, देखो जरा कितना पार्ट कवर हो रहा है, इतना पार्ट कवर हो रहा है इस यूनिट सेल के अंदर, ठीक है। यहां से भी देखो ये इतना पार्ट कवर हो रहा है, ये कितना पार्ट बोलूंगा, 1/4 बोल सकता हूं मैं इसको, सही है ना, क्यों 1/4, यहां से ये 1/4, ये 1/4,
और ये 1/4 4 पार्ट है ना, तो एक 1/4 अंदर की तरफ आ रहा है ना, मतलब जो इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वो क्या है, 1/4 है। ठीक है, इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है वो क्या है, 1/4 है। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ऐसे लिख सकता हूं मैं। जेड इफेक्टिव मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, यूनिट सेल के अंदर कितना आ रहा है, तो उसको मैं लिखना चाहता हूं तो जेड इफेक्टिव क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 एटम है और हर एक का 1/4 आ रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव 1 हो गया। ये बात समझ में आई। 4 एटम थे और हर एक का कितना हिस्सा इस यूनिट सेल के अंदर आ रहा है, 1/4 1/4 1/4 1/4 मींस 1 आ रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव 1 हो गया। अगला बताना, कोऑर्डिनेशन नंबर बोल दो, बोलो जरा। एक एटम को बाकी कितने एटम टच कर रहे हैं, कोई भी एक एटम पकड़ लो, कोई भी एक एटम। ठीक, जैसे मान लो ये एटम पकड़ लिया तो इसको कितने टच कर रहे हैं बताओ। मैंने क्या करा, ये एटम पकड़ लिया, ये वाला, ध्यान से देखना जरा, मैंने ये एटम पकड़ लिया, दिख रहा है। इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक ये वाला कर रहा है, एक ये वाला कर रहा है 2, एक ये वाला कर रहा है 3 और एक और करेगा। देखो इधर भी तो होगा भाई, लेयर तो ऊपर भी बढ़ रही है ना, ऐसा थोड़ी है एक ही जगह रहेगी लेयर। तो एक ये वाला कर रहा है 4, ऊपर भी तो ऐसी सेम लेयर है ए टाइप की, ऊपर भी ए नीचे भी ए है ना। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर एटम के लिए, इस एटम को कौन कौन टच कर रहा है, 1 2 3 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिख दूं मैं, 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा हो गई 4। कोई भी एटम आप पकड़ लो, उसको 4 एटम ही टच कर रहे हैं, है ना, समझ गए। अब हम लिखेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन, बताना जरा। चलो पैकिंग फ्रैक्शन और लिख लेते हैं इसका, चलो बोलना 5वें पॉइंट पे। परसेंटेज पीएफ, अच्छा ये बेटा 2D है, क्या है ये, 2D में एरिया लिखना होता है ना, 2D में एरिया लिखना होता है। तो जेड इफेक्टिव कितना है, 1 इंटू एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर की एज लेंथ अगर ए है तो एरिया ए स्क्वायर होता है और इंटू 100। ठीक, अच्छा इसमें एक पॉइंट और रह गया है, इसको अपन पॉइंट नंबर 6 बना लेते हैं। एक 5वां पॉइंट, ए और आर का रिलेशन बता दो, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर बताओ जरा, ध्यान से देखना। मेरे पास जो यूनिट सेल है, अगर मैं इतना पोर्शन आर लिखता हूं और इसी को एज लेंथ के फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या है, ए है। तो 2r इज इक्वल टू ए, दिख रहा है इतना, हाँ 2r इज इक्वल टू ए। देखो दो एटम आपस में टच कर रहे हैं तो रेडियस के फॉर्म में 2r और ए के फॉर्म में ए आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। चलो अब यहां आ जाते हैं, क्या पुट कर रहा हूं, देखो ऊपर है पाई आर स्क्वायर, ए क्या रखूंगा बेटा 2r, इसका होल स्क्वायर इंटू 100। क्लियर है, दिख रहा है ना सही, 2r रखूंगा ए को, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई/4 आ गया इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको, पाई/4 इंटू 100 होता है 78.5%। सॉल्व करके देखोगे तो 25 पाई है ना। परसेंटेज वॉइड बता दो 7वें नंबर पे, परसेंटेज वॉइड क्या लिखूंगा, 100 माइनस 78.5 कितना आ जाएगा ये, 21.5%। मतलब स्पेस 78.5 ऑक्यूपाइड है और जो वॉइड है, वॉइड कौन सा है देखो, ये दिख रहा है वॉइड, यही तो आपका वॉइड है, ये जो खाली जगह है ये वॉइड है आपके, है ना। जैसे ये था, ये मेरी यूनिट सेल है, साफ साफ दिख रहा सामने से, नहीं दिख रहा, अरे ये खाली जगह है, ये खाली जगह है 21.5 है। चलें आगे, तो ये था स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D। ठीक है, ये इसके बात तो हमने लिख लिया ना, स्क्वायर यूनिट सेल इसमें बन जाती है। अब चलते बेटा हेक्सागन पे, ध्यान से सुनना, अभी क्या थी अपनी, स्क्वायर थी, अब हेक्सागनल है। क्या पैटर्न होता है वो देखो, एटम्स का बेटा अरेंजमेंट कैसा होता है, ध्यान से देखना। पहली लेयर ए, पहली लेयर है ए, ठीक, पहली लेयर है आपकी ए, तो ये मैंने बना दी।
ये है अपनी लेयर ए, ये लेयर ए हो गई। ऊपर से भी कर लेते थोड़ा। ये हो गई लेयर ए, है ना। क्या बोल रहा हूं इसको, लेयर ए, ध्यान से सुनना अब, है ना। ये क्या है, लेयर ए है बेटा। अब लेयर बी एक और रखेंगे अपन। अब ए रिपीट नहीं करेंगे, क्यों, अगर ए रिपीट कर दिया तो स्क्वायर बन जाएगा। मुझे हेक्सागोनल बनाना है तो ये जो दो एटम जो टच कर रहे हैं उनके बीच का जो डिप्रेशन है, यहां पर मैं दूसरी लेयर रख रहा हूं बी। ध्यान से देखना, यहां पर मैं दूसरी लेयर रख रहा हूं बी। तो ये है बी लेयर। कहां पे रख रहा हूं, इधर, इस जगह, ठीक है। दूसरी लेयर रख रहा हूं बी। थोड़ा बड़ा, तो ये है बेटा बी लेयर। देखते जाना ध्यान से, है ना। तो ए लेयर जो थी उसके जस्ट नीचे डिप्रेशन में बी लेयर रख दी। ये बेटा लेयर बी, ठीक है। तो ये लेयर ए है, ये लेयर बी है। और देखो जरा, देखते जाओ। अब मैं इसी लेयर को रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना। ये क्या है बेटा, लेयर बी। अब मैं इन्हीं लेयर को रिपीट करते जाऊंगा। कैसे, ए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी ए बी ए बी ए बी रखते जाऊंगा, ठीक। तो मैंने ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब मैं फिर से ए लेयर एक रिपीट कर रहा हूं, देखो, फिर से मैं लेयर ए इस जैसी रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। तो मुझे इनके डिप्रेशन में रखना पड़ेगा ये, ठीक है, इस तरीके से। देखो ऐसा है, ध्यान से देखते जाना। तो ये रख रहा हूं मैं यहां पर, कौन सी, मैं आप लोगों को ये बना के इसलिए बता रहा हूं ना कि भैया आपको भी तो समझ में आए कैसे बनता है। अदरवाइज मैं भी इमेज को क्रॉप कर दूं और डाल दूं कि बेटा ये ए लेयर, ये बी, ऐसे मजा नहीं आता। मुझे भी नहीं मजा नहीं आता, आपको आता है ना। बना के देख रहे हैं अपन साफ साफ, कि आपको भी लगे कि हाँ बन रहा है कुछ, मतलब आपको भी समझ में आएगा ऐसे लेयरिंग होती है। ये कौन सी लेयर है, लेयर ए, ठीक है। तो कैसा पैटर्न है, फिर से बी, फिर से ए, ऐसा चलता रहेगा, है ना। तो ए बी ए बी ए बी टाइप का पैटर्न है। अब ध्यान से देखना जरा, मैं यूनिट सेल कौन सी ले रहा हूं, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है अब यहां से, है ना। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से 7 एटम्स ले रहा हूं। कौन कौन से, देखो, मैंने यहां से इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, हेक्सागन बनता हुआ नजर आएगा आपको, देखना, ठीक। इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, देखते जाना दादा। इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, और इसके सेंटर से इसका सेंटर ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो देखो जरा, ए बी सी डी ई एफ, और इसको जी बोल रहा हूं मैं, ऐसा। तो ए बी सी डी ई एफ जी, 7 एटम एक यूनिट सेल के अंदर हैं। 7 एटम यूनिट सेल बना रहे हैं। 2 फर्स्ट लेयर के, 1 2 3 हो गए सेकंड लेयर के, और 2 हो गए आपके थर्ड लेयर के, जो कि फर्स्ट और थर्ड रिपीट है, सेम है ना। तो ये हो गई आपकी यूनिट सेल। अब ये पैटर्न कैसा जाएगा, अब ये रिपीट करते जाओ। कैसे, इस तरफ ये लेयर बढ़ती जाएगी, ये दूसरी लेयर बढ़ा दो, तीसरी लेयर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, ठीक है, इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो। ये पैटर्न पूरा चलता रहेगा। लैटिस है ना, पूरा पूरा लैटिस है बड़ा सा, इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा का पूरा लैटिस है, तो ये बढ़ता जा रहा है। उसमें से, उस लैटिस में से मैंने सिर्फ इतने एटम निकाल लूंगा बाहर, तो यूनिट सेल बन जाएगी, ठीक। तो अब हम सारे पॉइंट जैसे हमने वहां लिखे थे उसी तरीके से यहां भी लिखेंगे, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। अब हम यहां पर सारे पॉइंट्स लिखेंगे। चलो पहला पॉइंट बताओ, वहीं से चुरा लेते हैं सिंबल की, स्क्वायर क्लोज पैकिंग से चुरा लेते हैं पॉइंट। पैटर्न सबसे पहले लिखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है, पैटर्न। चलो भाई आ जाओ। पैटर्न क्या है, पहला पॉइंट,
ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप, है ना। दूसरा यूनिट सेल कैसी बनेगी, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है, हेक्सागोनल यूनिट सेल 2D ऐसा लिखेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HCP 2D लिख देंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, वहां से चुरा लिया जाए, तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था बेटा जेड इफेक्टिव। बताओ जरा यहां का जेड इफेक्टिव क्या आएगा। अब ये जानने के लिए आपको पीछे चलना पड़ेगा। बताओ जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। ध्यान से देखो जरा, ये वाला देखना, बहुत ध्यान से देखना, देखो ये वाला कितना है, 1/3 है, ये दिख रहा है, ये वाला अच्छा कलर नहीं दिख रहा है, अच्छा कलर यूज किया जाए, मान लो ये ले लेते हैं ना, नहीं ये तो फिर उसी जैसा हो जाएगा, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा लिया जाए सर, चलो व्हाइट ले लेते हैं यार, है ना। ये वाला 1/3 है, ये वाला 1/3 है, ये वाला 1/3 है, ये वाला 1/3 है, ये वाला 1/3 पोर्शन है, ये वाला 1/3 है, और ये जी वाला पूरा का पूरा है ये, ठीक। ये 1/3 कैसे, अगर मैं इसके 3 पार्ट डिवाइड करूं, देखो ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3, तीनों 1/3 है, मतलब इसको ऐसे नहीं, रुको ऐसे बनाओ, ऐसे देखो, यूनिट सेल तो हेक्सागन है ना, तो ये 1/3, ये 1/3, ये 1/3, तीनों 1/3 है, तो इनका सबका 1/3, मतलब ए बी सी डी ई और एफ का 1/3, और जी वाला पूरा का पूरा आएगा। इसका मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव लिखते टाइम मैं कैसे लिखूंगा, देखो 6 एटम ऐसे थे जिनका 1/3 आ रहा था कंट्रीब्यूशन, और प्लस जी वाला पूरा का पूरा आ रहा था। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, देखो इधर इधर कहां जा रहे हो, इधर आओ इधर आओ, ये वाला 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 बीच वाला, ठीक है, मतलब 6 × 1/3 प्लस 1, ये 2 और 1 कितना हो गया 3, तो जेड इफेक्टिव 3 आ गया। चौथा कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो, बहुत आसान है, अरे भाई बहुत आसान है, देखो जी वाला पकड़ लो, कौन सा वाला, जी वाला पकड़ लो, जी वाला पकड़ लो, कहां गया, हाँ जी वाला पकड़ लो, ये जी वाला पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, देखो ए बी सी डी एफ टच कर रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। अब ए और आर का रिलेशन और बता दो, बस मजा आ जाएगा। 5वें पॉइंट में क्या बताना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, बोलें जरा, ए एंड आर बोलें बोलें, देखो कोई भी 2 एटम पकड़ लो यूनिट सेल के, मान लो ए और बी लिया, तो आर के फॉर्म में ये आर आर है, और ए के फॉर्म में ये क्या है, ए है, ठीक। तो 2r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा, ठीक। तो 2r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मजा आ जाएगा, देखो समझ रहे हो बात को, ठीक। अब हम निकालेंगे क्या, पैकिंग फ्रैक्शन, आसान है पैकिंग फ्रैक्शन निकालना। चलो भाई 5 पॉइंट हो गए, यही थे सारे पॉइंट अपने, हाँ ठीक है। अब 6 पॉइंट परसेंटेज पीएफ, पॉइंट नंबर 6 क्या है, परसेंटेज पीएफ। बताओ जेड इफेक्टिव कितना है, 3 है, इंटू एरिया ऑफ डिस्क πr² अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल अब आपकी स्क्वायर नहीं है, क्या है, हेक्सागोनल है। और हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हो, हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हो बताओ जरा, मैं आपको समझा देता हूं। हेक्सागन मेरे पास कहां है हेक्सागन, चलो इससे बना के ट्राई करके दें, बना के देखते हैं। अच्छा हेक्सागन कैसे बनेगा भाई, नहीं इससे नहीं बनता, चलो लाइन से ही बना लेते हैं। हेक्सागन देखना क्या है आपका, हेक्सागन का एरिया याद होना चाहिए आपको, वैसे याद है, होना चाहिए, याद है क्या, चलो कोई बात नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास अगर हेक्सागन है,
इसका मुझे एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे, मैं एक काम करता हूं, इसका एरिया निकालने के लिए इसके सेंटर से एक ट्रायंगल बना लेता हूं, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये क्या बना आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो इसका एरिया निकाल लो और ऐसे 6 ट्रायंगल बनेंगे। क्यों, इधर भी बनेगा, देखो इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। देखो 6 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके। एक का निकाल के 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन का एरिया क्या आएगा, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर आता है। सही है, तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर क्या हो गया, एरिया ऑफ हेक्सागन। समझ रहे हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने ऐसी बता दी, आपको पता था, बचपन में निकाल चुके हो। तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर इंटू 100, और a और r का रिलेशन बता दो। a इज इक्वल टू 2r, अरे ये लिखा है, पुट करते हैं जरा, आंसर आ जाएगा। देखो, तो यहां एक काम करते, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, 4 को ऊपर ले जाओ, 4 इंटू 3 12 πr स्क्वायर, और अपॉन 6 इंटू √3, और a को रख दिया मैंने 2r का होल स्क्वायर इंटू 100। सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 6 से तो ये कट गया, कितनी बार, 2 बार, 2 πr स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3, और 2r कितना होता है, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू 100। ठीक, और देखो जरा क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना है इसको। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, और क्या, ये √2 नहीं √3 है, √2 क्यों लिख दिया, ये आपका √2 नहीं √3 है। 2 से कट गया ये 2 बार। ठीक है, तो π/2 √3 आ गया बेटा, है ना, इंटू 100, मतलब ये आता है 91% के आसपास। तो ये है तुम्हारा पैकिंग फ्रैक्शन। मुझे बता दो परसेंटेज वॉइड। तो परसेंटेज वॉइड आ जाएगा आपका बेटा 100 माइनस 91%, मतलब दैट इज 9%। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सी यूनिट सेल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, भाई सीधी सी बात है ना, वॉइड कम से कम हो, वॉइड आपके कम से कम हो, मतलब नेगेटिव चीजें आपके अंदर कम से कम हो, पॉजिटिव चीजें अच्छी हो, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन अच्छी हो, तो आप स्टेबल हो, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर कराऊं इन दोनों यूनिट सेल की, तो एचसीपी की ज्यादा होती किससे, एससीपी से, मतलब हेक्सागोनल वाले की ज्यादा होती किससे, स्क्वायर वाले से। ध्यान रखना इस बात को। ठीक, इसी तरीके से सिंपल क्यूबिक, बीसीसी और एफसीसी में भी स्टेबिलिटी बता सकते हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एफसीसी, फिर कौन होगा, बीसीसी, फिर कौन होगा, सिंपल क्यूबिक। क्यों, पैकिंग फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। चलें आगे, चलो डेंसिटी पे चलना अपने को। तो अब एक बार फिर से समझ लो कहानी क्या है। ये आपकी हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ये मैंने आपको इसका मॉडल दिखाया नहीं, देख लो एक बार, मॉडल भी देख लो। ये है, देखो, ये थी आपकी हेक्सागोनल 2D। देखो, लेयर ए ऊपर वाली हो गई, लेयर बी नीचे हो गई। अब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर रिपीट कर रही है। ए, ये वाली ए थी ऊपर वाली, ये कौन सी है, बी, ये ए बी, ऐसा चलता रहेगा पैटर्न। ठीक है, तो उनमें से 7 एटम निकालोगे तो ऐसा दिखेगा। देख लो एक बार, देखो ये जो है ना आपके सामने, यही है। समझ रहे हो बात को, अरे क्या बात है पंकज सर, मुझे बांध दिया आज, पहली बार सॉलिड स्टेट समझ में आया है, नहीं सही है ना। चलो भाई, ये कहानी हो गई, ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं अपन डेंसिटी, किस पर, डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज है, डेंसिटी हम निकालते हैं किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल के लिए। कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। डेंसिटी का फॉर्मूला बताना क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत सिंपल सी बात है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास तुम कैसे निकालते हो बताओ जरा, मास कैसे निकालते हो, मोल जानते हो, मोल, मोल पता है, नाम सुना मोल का। मास ऐसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय Na। और यहां पर नंबर ऑफ एटम क्या हो गया आपका, Z इफेक्टिव हो गया। नंबर ऑफ एटम क्या हो गया, Z इफेक्टिव हो गया। ये भी मोल है, ये भी मोल है। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, W निकाल रहा हूं। कैसे, Z इफेक्टिव इंटू M बाय Na। सही है। अब इस मास को यहां पुट कर दो और वॉल्यूम पुट कर दो, फॉर्मूला बन गया क्या, डेंसिटी D इज इक्वल टू आ गया, मास कितना, Z इफेक्टिव इंटू M, मतलब मोलर मास, डिवाइडेड बाय
क्या था, Na और इनटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो भी यूनिट सेल हो, यूजुअली क्यूबिक होती है तो मैं क्यूब का लिख देता हूं ना, इसके अलावा कोई और हो तो उसका वॉल्यूम रख देना। अब इसमें हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो यूनिट मान के चलते हैं वो मान के चलते हैं ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ग्राम पर एमएल, बात बराबर ही है, सीसी मतलब एमएल होता है ना। इसका मतलब आपको यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ए को पुट करना पड़ेगा तुम्हें सेंटीमीटर में, या बाय डिफॉल्ट ए किसमें निकल के आएगा, सेंटीमीटर में, है ना, क्योंकि यहां सेंटीमीटर क्यूब है। और मास को रखना आपको ग्राम पर मोल में, किलोग्राम में नहीं रखना है ना, समझ गए। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, मैंने डेरिवेशन बता दिया, बस फॉर्मूला याद करना है। क्या, Z इफेक्टिव इंटू एम बाय एन इंटू ए क्यू। अवोगाड्रो नंबर आपको याद रहता ही है, 6 इंटू 10⁻23 है ना। मास, मोलर मास आपको गिवन होगा या निकलवा लेंगे जो भी है। डेंसिटी निकलवाएंगे तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा तो ये निकलवा लेंगे, है ना। Z इफेक्टिव आपको पता ही है, सिंबल गिविंग में 1, BCC में 2, FCC में 3, सॉरी 4 SC में 1, 1 2 का 4, 1 2 4, 3 मत बोलना। चलें आगे, समझ गए डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आया। चलो भाई, इसका न्यूमेरिकल बाद में कर लेंगे अपन, मतलब अभी एंड में कर लेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस ये टॉपिक आज अपन कवर करेंगे, फिर काफी सारे क्वेश्चन लाया हूं आज मैं आपके लिए, क्वेश्चन भी करेंगे। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या और ये पढ़ क्यों रहे हैं बेटा। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। कैसे, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, एक एटम है A जो कॉर्नर पर रखा हुआ है, एक एटम है B जो फेस सेंटर पे रखा हुआ है। अगर हम कुछ एटम को रिमूव कर दें प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग, या सेंटर ऑफ सिमेट्री के अलोंग, या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग, तो बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो उसमें जरूरत पड़ती है ये। ठीक, तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बेटा 3 टाइप की होती है। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की। पहला है सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्या लिख रहा हूं मैं, कॉस। सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना जरा, समझ लो जरा बात को ध्यान से, है ना। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है उसको समझने के लिए पहले मैं क्यूब बना देता हूं। ठीक है, ये वाला टॉपिक ध्यान से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, क्यूब बना रहा हूं। क्यूब में सिमेट्री देखनी है हमें, क्यूब में क्या देखनी, सिमेट्री देखनी है। ठीक है, तो ये है बेटा क्यूब। इस क्यूब में मुझे सिमेट्री देखनी है, कौन सी वाली, कॉस। कॉस का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कॉस क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब क्यूब के सेंटर पर ऐसा पॉइंट बताओ जहां से हर कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर यहां मैं खड़े हो जाऊं, कहां पर, बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर। क्या हो गया, बॉडी सेंटर। अगर बॉडी सेंटर पर मैं खड़ा हो गया, इससे मैं हर कॉर्नर पे जाऊं, बॉडी सेंटर से हर कॉर्नर पे जाऊं, तो √3a/2 डिस्टेंस पर मुझे हर कॉर्नर मिलेगा। और हर कॉर्नर जो मिल रहा है वो बराबर डिस्टेंस पर मिलेगा। इसका मतलब साफ ये है कि ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ये सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। क्यों, यहां से हर एक कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर है। ठीक है, हर एक कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर है। ये हो गया, ये हो गया, ये बचा, ये देखो, हर एक कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पर है। इसका मतलब क्या है, किसी भी क्यूब में सेंटर पर ऐसा पॉइंट होगा जहां पर, जिसको हम बॉडी सेंटर बोलेंगे, और यहां से हर कॉर्नर पर जाने पर बराबर डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, या यहां से हर फेस सेंटर पर जाने पर भी बराबर डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब बताओ जरा कॉस कितनी होंगी। किसी भी क्यूब में एक ही सेंटर हो सकता है। अरे भाई, एक ही सेंटर हो सकता है। ये रहा क्यूब, देखो दिख रहा है क्यूब। तो इस क्यूब में अगर मैं सेंटर पर खड़े हो जाऊं, एक आध बॉल और है क्या, देखना जरा, रुक जाओ जरा, आज पूरा समझा के जाऊंगा मैं, जाना नहीं बस, है ना। एंड तक खड़े रहोगे तो सॉलिड स्टेट के बेताज बादशाह माने जाओगे है ना, इतना तो बना देंगे। देखो ऐसा है। ठीक, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री मानता हूं, यहां बीच में रखा हुआ है, ये देखना कहां रखा है, ये बीच में। ठीक, दिख रहा है। तो ये जो बीच में रखा है, 360 डिग्री व्यू देख लो ठीक है, ये देखो, ये सेंटर पर रखा है पॉइंट। तो इस सेंटर से हर एक कॉर्नर पर जाओगे बराबर डिस्टेंस मिलेगी, या हर एक फेस के सेंटर पर आओगे तो बराबर डिस्टेंस मिलेगी। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, किसी भी क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होती है।
क्लियर? चलो भाई, अगला है प्लेन ऑफ सिमिट्री। ध्यान से देखना, ये हो गया आपका क्या, सेंटर ऑफ सिमिट्री। देखो सेकंड नंबर पे चलते हैं अब हम। पॉज पॉज पॉज। सेकंड है बेटा प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब प्लेन ऑफ सिमिट्री में कैसे लेना है? प्लेन ऑफ सिमिट्री में दो टाइप की प्लेन ऑफ सिमिट्री हो सकती है, ठीक? तो हम पीयूएस में ले रहे हैं केस वन। केस वन क्या? आर पॉस। आर पॉस का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री, ठीक है? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब ये रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या होती है? बहुत आसान है। देखो रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री का मतलब क्या है? अगर क्यूब में, जैसे मान लो मैं जिस रूम में खड़ा हूं या जिस रूम में आप बैठे हो, आप ऊपर से नीचे तक सीधी एक दीवार खींच दो अंबुजा सीमेंट की, ठीक है? सीधी एक दीवार खींच दो। अगर तुमने सीधी एक दीवार खींच दी तो एक रूम दो रूम में डिवाइड हो गया, मतलब दो रेक्टेंगल बन जाएंगे। भाई एक रूम तुम्हारा दो रूम में डिवाइड हो जाएगा अगर बीच में एक दीवार और बना दी तुमने। जैसे ये देखो, ये क्यूब है, अगर मैं बीचों बीच यहां से यहां से यहां से, कहां से, यहां से, अगर बीचों बीच मैं एक दीवार बना दूं तो दो रूम बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? बनेंगे ना। दो रूम बन गए मतलब दो, ये वाली क्या होगी? रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्यों? दो रेक्टेंगल जैसे दिखेंगे सामने से। देखो जैसे आपको ये स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना स्क्वायर? सामने से अगर बोलूं स्क्वायर दिख रहा है, इतना इतना एरिया, इतना ये, ठीक है? अब मैं यहां पर एक ऐसा खींच दूं इस तरीके से, ठीक? एक बना ही लेते हैं। अगर मैं एक ऐसा रख दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां दीवार बना दूं, देखो जैसे ये तुम्हारा स्क्वायर था, मैंने एक दीवार बीच में बना दी ये, तो अब आपको सामने से दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं, सही है ना? भाई ये क्या था? स्क्वायर था। ये देखो यार, ये क्या था? स्क्वायर था, ठीक है? अब मैंने इसको यहां ऐसे रख दिया, ये ऐसी दीवार बना दी मैंने, तो देखो जरा रेक्टेंगल बन गए दो, समझ गए? इसका मतलब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां से पास होती है? ये कौन कौन सी देखना, जरा ध्यान से देखना। आर पॉस कौन सी होने वाली है, समझने की जरूरत है यहां पर। मैंने यहां से इसके सेंटर से इसके सेंटर, ठीक, और इसके सेंटर से इसका सेंटर, ठीक, इसके सेंटर से इसका सेंटर, और इसके सेंटर से इसका सेंटर, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है? तो ये सेंटर हो गया, एज सेंटर बोलूंगा इसको, है ना? ये एज सेंटर, क्योंकि ये पूरी एज है ना, एज सेंटर, ये एज सेंटर और ये एज सेंटर। ध्यान से देखना जरा, ये चार मेरे पास एज सेंटर हैं, और इन एज सेंटर को जोड़ने पर यहां पर जो आपको ये दिख रहा है, ये प्लेन, इस प्लेन को बोलूंगा मैं आर पॉस, ऐसा। तो ये आर पॉस है, और हर सिमिट्री बॉडी सेंटर से जरूर गुजरेगी। क्यों? तभी तो सिमिट्री आएगी। बॉडी सेंटर ही एक ऐसी जगह है जहां से क्यूब पूरा सिमिट्रिकल होता है हर डायरेक्शन में, ठीक? तो हर सिमिट्री बॉडी सेंटर से जरूर गुजरेगी। और यहां पर ये चार क्या हैं? एज सेंटर है। ये क्या है? एज सेंटर है। ये जो हमने लिए क्या है? एज सेंटर। और यहां बीच में एक बॉडी सेंटर भी रहेगा, है ना? ये यहां पर एक बॉडी सेंटर भी रहेगा। बॉडी, इसको नीचे लिख लेते हैं, ये क्या है? बॉडी सेंटर, ठीक है? तो ये हो गई आपकी आर पॉस। कितनी होंगी ऐसी, बताओ? टोटल नंबर ऑफ आर पॉस कितनी होंगी? सोचेंगे जरा, बताएंगे। टोटल आर पॉस कितनी होंगी बेटा? देखना, एक ये वाली, ठीक है, एक ये वाली यहां से, सही है, और एक ये वाली, मेरे ये वाले हाथ की तरफ फोकस करना, ये वाले हाथ की तरफ, ठीक है? एक ये वाली, देख लो कैसा रखा है, ये यहां से काट रहा हूं मैं, है ना? एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है? ऐसा ऐसा ऐसा। कुंग-फू खेला कभी आपने? ये, ठीक है? तीन, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली।
मतलब ये तो आपकी फेस से पास हो रही है ना, बहुत बढ़िया। सीलिंग और फ्लोर को लेकर ऐसे काट दो, एक ऐसा, ठीक। फ्रंट और बैक को लेकर ऐसे काट दो एक, ठीक। राइट और लेफ्ट को लेकर ऐसे काट दो एक, ठीक है। कौन सी? ऐसे वाली, ऐसे वाली दो, और ऐसे वाली तीन, है ना। तो टोटल आर पॉस कितनी होती है बेटा? आर पॉस कितनी होंगी? 3 होंगी। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल आपकी 3 होने वाली, मैंने एक बना दी है। दूसरी एक दिखा देता हूं, दूसरी ऐसी होगी, इस तरीके से जाएगी, ये ऐसी, ठीक है। और तीसरी यहां से जाएगी, ये वाली ऐसी, ठीक है। एक बना लो, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। बाकी समझ लिया अपन ने, है ना। तो बेटा आर पॉस कितनी होती है? 3 होती है, ठीक। ये कितनी थी? cos 1 थी। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी है बेटा? 3। अब इसको कॉपी करके आगे बढ़ते हैं। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉस का ही दूसरा केस, डी पॉस। क्या? डी पॉस, डी पॉस। डायगोनल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखना। डी पॉस क्या होता है बेटा? डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। इसको हटाएंगे पहले अपन, तब तो समझेंगे। ये देखो जरा, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। चलो भाई करें शुरू यहां से। ये क्यूब है। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री पता क्या होता है बेटा? डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को ले लो आप, जैसे यहां पर मैं बना के दिखा रहा हूं तो समझ जाओगे आप। डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, ये इस तरीके से, ये वाला है, ये प्लेन आप ले लो। देखो ये तो तुम्हारे 2 एज हो गए, और बाकी डायगोनली अपोजिट। मतलब ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं अपन डी पॉस। ये जो ऐसे जा रहा है, ठीक, क्या बोलते हैं इसको? डी पॉस। अब ध्यान से सुनना। डायगोनली अपोजिट मतलब ऐसा, जैसे ये तुम्हारा क्यूब है, तो तुम क्या करो, यहां से काटो इसको ऐसे। ये प्लेन लो। पहले तुम प्लेन क्या ले रहे थे? पहले तुम ये ले रहे थे ऐसा, ठीक है, ऐसा ले रहे थे प्लेन। अब तुम प्लेन ऐसा ले लो, ऐसा डायगोनली, ऐसा। ये पहले प्लेन तुम्हारा ये था। यहां से सही दिखेगा क्या? कहां से सही? यहां से सही दिख रहा है, हाँ सामने से सही दिख रहा है। थोड़ा सा हाथ नीचे कर लेता हूं बस। देखो पहले ये लिया था तुमने, ठीक। अब तुम ये ले रहे हो, ये ऐसा। डायगोनली अपोजिट मतलब कुछ आप ऐसा ले रहे हो। देखो ये प्लेन ले रहे हो, ये ऐसा प्लेन। पहले तुम्हारा प्लेन ये था, ऐसा था पहले प्लेन। अब तुम्हारा प्लेन ये हो गया। तो इस प्लेन के अलोंग काट रहे हो। कितने कटेंगे बताओ जरा? कितनी ऐसी सिमिट्रीज आएंगी? देखना, एक तो तुमने ये वाला लिया, ये डायगोनली अपोजिट हो गया। और क्या हो सकता था इसके अलावा डायगोनली अपोजिट? देखो ऐसा वाला प्लेन हो सकता था, ये डायगोनली अपोजिट हो गया, ठीक। मतलब एक काम करो, आप जिस रूम में बैठे हो ना, उससे बताता हूं मैं कैसे। देखो आप जिस रूम में बैठे हो, ऐसा समझ लो कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम मेरे सामने बैठे हो, जैसे अपन क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे ही सोचना। कैसे? ये ऊपर वाली एज, ये ऊपर वाली एज और उधर नीचे वाली एज, इधर ऊपर वाली और उधर नीचे वाली, डायगोनली जाओ। एक प्लेन ये हो गया। इधर नीचे वाली, उधर ऊपर वाली, डायगोनली जाओ सामने, उधर ऊपर वाली, डायगोनली अपोजिट। 2 हो गए। राइट साइड ऊपर वाली एज और लेफ्ट साइड नीचे वाली एज, ये आया। 3 हो गए। इधर नीचे इधर ऊपर, मतलब इधर ऊपर वाली इधर नीचे वाली, ऐसे आओगे 4 हो जाएंगे, ठीक। इधर वाली जहां पर ये बोर्ड लगा है इसके इस तरफ, इधर आए, ये वाली एज हो गई, और उधर सामने अपोजिट, ठीक, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक, ये वाली 5 हो गई। एक ये वाली इधर और एक वो वाली 6 हो गई। मतलब इसमें आप देखोगे तो कैसे कैसे मिलेंगी डायगोनली? एक तो ये वाली मिलेगी, देखो एक ही हो गई, ठीक, दूसरी ये हो गई 2, तीसरी यहां से, ये यहां से जाओगे यहां से निकलेगी 3, ये हो गई इधर से 4, इधर से जाओगे इधर से निकलोगे 5, इधर से जाओगे इधर से निकलोगे 6, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डी पॉस 6। समझ में? अच्छी बात, नहीं तो रट लेना, ठीक है। आर पॉस 3 होती है, डी पॉस 6 होती है। टोटल पीयूएस कितनी होती? 9। 3 आर पॉस 6 डी पॉस। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब चलेंगे 3rd नंबर पे सेंटर ऑफ सिमेट्री पर, ठीक है।
थर्ड नंबर पे चलेंगे, सॉरी सेंटर नहीं, एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर, सेंटर तो पढ़ दिया। थर्ड है बेटा एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इस एक्सेस ऑफ सिमेट्री में क्या क्या हो सकता है, इसमें भी अलग अलग केसेस हो सकते हैं। केस वन है C2AOS, ध्यान से देखना जरा, C2AOS ये क्या होता है, C2 बोलो या फिर डायड बोलो, डायड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, या फिर कौन सा होता है ये, एज सेंटर वाला, हाँ एज सेंटर्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मतलब एज सेंटर से पास होने वाला, ठीक। अब ये C2 क्यों लिखा, ध्यान से देखना, ये C2 इसलिए लिखा क्योंकि हम ऐसा लिखते हैं Cn एक्सेस ऑफ सिमेट्री अगर है तो n इज इक्वल टू होता है बेटा 360 बाय थीटा, और n अगर आपने 2 रखा तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका 360 बाई 2 मतलब 180 डिग्री। मतलब ऐसी एक्सेस जिसको 180 डिग्री, उसके अलोंग क्यूब को 180 डिग्री घुमाने पर क्यूब रिपीट हो जाए, ऐसी एक्सेस जहां से क्यूब को 180 डिग्री घुमाया तो क्यूब क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। अब देखना जरा, मैं इसमें आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। ऐसी एक्सेस, अब आपको प्लेन नहीं लेना है, क्या लेना बेटा, एक्सेस लेना है, क्या लेना है, एक्सेस लेना है। कैसे लेंगे देखो, कौन सी है ये, एज सेंटर्ड वाली है। तो ध्यान से देखना जरा, अगर मैं इसके सेंटर से, ठीक है, अगर मैं इसके सेंटर से इसके सेंटर पर जाऊं, देखो, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर पर जाने पर, ध्यान से सुनना, दोनों के सेंटर से अपन डायगोनली अपोजिट गए तो यहां से जाने पर इसके इस एक्सिस के अलोंग क्यूब को घुमाने पर रिपीट होता है। कैसे होता है ध्यान से समझना जरा, आप देखो अच्छी चीजें आ रही हैं। जैसे ये है तुम्हारे पास, ठीक, मैंने ये एच सेंटर ले लिया, ये वाला एच सेंटर यहां पकड़ लिया और ये वाला इसके डायगोनली अपोजिट यहां पकड़ लिया। देखना आप मुझे बताना रिपीट हो रहा है कि नहीं। एक्सिस कौन सी है, ये वाली, ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग घुमा रहा हूं मैं, देखना ये है बेटा 90, अभी मैंने कितना घुमाया 90, ये हो गया 180, रिपीट हो गया क्यूब। अरे भैया रिपीट हो गया, देखो और आगे से देख लो, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, देखना बताना कितना हो गया, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, ये हो गया बेटा 90, सही है। फिर घुमाया फिर घुमाया फिर घुमाया फिर घुमाया फिर से 90, तो रिपीट हो गया। देखो एक बार और देखोगे, देखो ये घुमा 90, ये आया फिर से 90, तो 180 हो गया। मतलब ये आपका 180, ये 90, ये 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, फिर 90, 90, फिर 90, मतलब 180 पे क्यूब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या होगी आपकी C2AOS, और ये क्या है तुम्हारे एज सेंटर। और देखो बॉडी सेंटर तो हमेशा तुम्हें साथ में फ्री मिलता है, सारी सिमेट्री बॉडी सेंटर से पास होती है। तो ये क्या है तुम्हारा बॉडी सेंटर, क्या है बेटा, बॉडी सेंटर। और ये क्या है तुम्हारा, ये है क्या, एज सेंटर। ये दोनों क्या है इधर, ये भी और ये भी, एज सेंटर, ठीक है। बताओ कितनी होंगी, एजेस कितनी होती हैं, 12, किसी भी क्यूब में 12 एजेस होती हैं। देखो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एजेस होती हैं। और डायगोनली अपोजिट एज सेंटर से पास करने पर कितनी आपको ऐसी सिमेट्री मिल सकती है, बताओ। डायगोनली अपोजिट एज सेंटर 6 मिलेंगी ना, क्यों, 12 एजेस हैं। तो मेरे को मिल गई क्या, C2AOS, जिसको डायड एक्सेस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो बेटा C2AOS कितनी हो गई आपकी, 6, कितनी हो गई, 6, समझ गया कहानी। तो C2AOS बेटा कितनी है, 6 हैं, क्लियर। अब चलते हैं अगली वाली पर, अगली वाली AOS पर। देखो ये वाली चीजें सारी मैं एक बार समझा रहा हूं, कई लोग बस सीधे लिख देते हैं कि भाई डी पॉस इतनी होती है, आर पॉस इतनी होती है, रट लो। और रटना नहीं, समझना भी तो है। जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक आपको सॉलिड स्टेट में मजा नहीं आने वाला, ठीक। आपको अल्टीमेटली याद करना है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन समझ तो लो कैसे कैसे हो रहा है, तभी तो मजा आएगा। नहीं तो चैप्टर ही फिर ऐसे तो 1 1 2 2 दिन के हो जाएंगे, सारे रटने वाले हो गए तो। चलो अगला है, यहां से केस 2 बना रहा हूं मैं।
देखना जरा ध्यान से। केस 2 है आपका C3AOS, जिसको ट्रायड AOS बोलते हैं और बॉडी डायगोनल AOS बोलते हैं। बॉडी डायगोनल, ठीक है। एन यहां कितना रख दूं 3, तो थीटा क्या आ जाएगा 120 डिग्री। मतलब अब तुम्हारा क्यूब 120 पे रिपीट होगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, अब बेटा क्यूब किस पे रिपीट होगा 120 पे रिपीट होगा। ध्यान से देखो मैं क्या ले रहा हूं, ये वाली एक्सिस ले रहा हूं, ये कॉर्नर और इस कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट कॉर्नर लेने हैं ना। तो यहां पर ये कॉर्नर है, यहां पर ये, तो ये डायगोनली अपोजिट है। ये क्या है बॉडी सेंटर, मतलब अब की बार ये है कॉर्नर और ये क्या है, ये तो बॉडी सेंटर। देखो हमेशा आना है, कोई भी आपकी सिमेट्री आ जाए, ठीक। हर सिमेट्री में बॉडी सेंटर है, ठीक है। नहीं बनाया तो एक बार बना लो, यहां नहीं बनाया था। ये सब क्या है आपके कॉर्नर, यहां बना देता हूं ना। ये सब क्या है कॉर्नर और बीचों बीच क्या मिलेगा बॉडी सेंटर, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये क्या है बॉडी सेंटर और बाकी 4 क्या है आपके ये कॉर्नर, ठीक है। यहां चले बॉडी सेंटर एच सेंटर, यहां चले कॉर्नर बॉडी सेंटर। अच्छा यही तो था, हाँ। चलो भाई अब बताना कितनी होंगी ऐसी, सोचो। देखो C2 वाली जो होती है वो डायगोनली अपोजिट एज सेंटर से पास होती है, तो 12 एज थी तो 6 एक्सेस हो गई। कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर 8 होते हैं और ये 2 डायगोनली अपोजिट कॉर्नर से पास होती हैं। बताओ कितनी होंगी, 4 होंगी ना। क्यों, 8 कॉर्नर हैं, डायगोनली अपोजिट हमेशा 2 कॉर्नर मिलेंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी ये C3 वाली 4 हो जाएंगी। मतलब अगर तुम इन दोनों को एक्सेस पकड़ के घुमाओ तो 120 डिग्री पर रिपीट होता है, ठीक है। बहुत आसान है। चलो अगला देखना जरा, ये 4 होती हैं C3AOS, एक लास्ट और बची है C4, फिर अपन सवाल करेंगे, ठीक है। समय तो है भी काफी, अरे बहुत टाइम है यार। चलो देखना, अगला है C4, ठीक है। अगला है तुम्हारा C4AOS केस 3, ठीक है। इसको बोलते टेट्राड AOS और फेस सेंटर्ड AOS। तो n कितना रखना है 4, थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक। देखते जाओ, बहुत आसानी। ओ भाई क्या गायब हो गया, बहुत आसान है भाई, कुछ ऐसा। अरे भाई अरे देखो कौन सी वाली कह रहा हूं मैं, C4 टेट्राड या फेस सेंटर, मतलब डायगोनली अपोजिट फेस सेंटर से चल लो, है ना। मतलब यहां फेस सेंटर से यहां फेस सेंटर, बहुत आसान है, ठीक। तो इसके फेस सेंटर से इसका फेस सेंटर ले लिया, वाया बॉडी सेंटर तो हमेशा आना है। तो ये क्या है बेटा बॉडी सेंटर और ये क्या है तुम्हारा फेस सेंटर। समझ गए बात को, बस। कितनी होंगी ये बताओ, 3। कैसे लिखा मैंने सुनना, इसमें देख लो, इस वाले ये सामने फ्रंट ये वाला, ये फेस सेंटर ले लो ऊपर वाला, है ना, और नीचे वाला। तो इससे पास होने वाली एक्सिस देखो, ये एक्सिस मान लो, तो ये इससे पास होने वाली एक्सिस ये होती है आपकी C4। कितनी होंगी, 1 2 और ये 3। भाई 6 फेस सेंटर होते हैं ना, तो 3 हो गई, सीधी सी बात है। देखो AOS में तो कभी टेंशन नहीं लेनी आपको, एज सेंटर्ड वाली C2 होती है, 12 एज सेंटर 6 हो गई। बॉडी सेंटर वाली C3 होती है, 8 कॉर्नर 4 हो गई। फेस सेंटर वाली C4 होती है, नहीं वो C3 होती थी, हाँ C3 होती थी बॉडी सेंटर वाली। ये कौन सी है, C4 वाली फेस सेंटर वाली। तो कितनी हो गई, 2 डायगोनली अपोजिट फेस सेंटर से 6 फेस सेंटर होते हैं ना, तो 3 हो गई, है ना। तो ये कहानी है आपकी AOS की, समझ गए। चलो अब एक काम करता हूं, अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना देता हूं। देखो टेबल का ही खेल है पूरा सॉलिड स्टेट में। तो आप अपन एक काम करते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसको आप याद कर लेना, ठीक। मैंने आपको समझा दिया, C2 समझा दिया, C3 समझा दिया, C4 समझा दिया, है ना। मैंने आपको डीपॉस आरपॉस समझा दिया और सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, रुक जाओ। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपके लिए फ्लो चार्ट बना देता हूं तो अच्छा रहेगा। क्या है फ्लो चार्ट में, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री यहां से, ठीक है। टोटल कितनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है फटाफट से बोल दो, 23 होती हैं।
सबको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। 23 एलिमेंट ऑफ सिमिट्री में 23 एलिमेंट ऑफ सिमिट्री में देखते जाना, फ्लो चार्ट बना रहे हैं अपन, ठीक है। यहां ले रहा हूं मैं कॉस, आउस और पॉस, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, एक्सिस ऑफ सिमिट्री, है ना। कॉस कितनी होती है? कॉस तो बेटा सीधी सीधी कितनी, एक। एओएस कितनी है? एक्सिस ऑफ सिमिट्री, टोटल होती 13, ठीक। पॉस कितनी होती? टोटल 9। अब इन 9 में से आर पॉस रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री कितनी होती है आपकी? 3। डी पॉस कितनी होती है आपकी? 6। 6 और 3 9, ये हो गई, कॉस 1 हो गई। और इसमें C2 वाली कितनी होती है? C2, C3 और C4, ठीक है। C2, C3, C4। C2 वाली होती है 6, C3 वाली 4 और C4 वाली 3। देखो कितना अच्छा है, C3 वाली 4 और C4 वाली 3 होती है, ठीक। तो ये हो गई आपकी टोटल सिमिट्रीज। बॉक्स बना देते हैं तो याद कर लेना, ये 3 ये, 6 ये, 1 ये, टोटल 23 है। ऐड करोगे तो देख लेना 23 आएंगी। 6 ये, 4 ये, 3 ये और 13 ये और 9 ये, ठीक है। 9 और 13, समझ गए? तो ये है आपका पूरा फ्लो चार्ट, क्लियर। अब आपको सारा पता होना चाहिए कौन सी वाली कहां से गुजरती है, ठीक। अब बेटा इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, चलो। अब सवाल आया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए है कॉर्नर पर, बी है बॉडी सेंटर पर, ठीक है। ए है कॉर्नर पर, बी है बॉडी सेंटर पर, ठीक है। यहां प्रैक्टिस लिख लेते हैं। बताओ जरा, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो मैं यहां पर कंट्रीब्यूशन लिख देता हूं, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप, यहां पर कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं ताकि आपके सवाल बन जाए। याद है वैसे आपको, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, बॉडी सेंटर का पूरा, फेस सेंटर का 1/2 और एज सेंटर, इसी मतलब एज सेंटर 1/4, क्योंकि क्यूब की एक एज 4 रूम से पास होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसकी ये वाली एज, ये वाली जो एज है ना, ये कितने रूम से पास होगी? ये क्यूब हो गया एक, इसके पास में क्यूब और इन दो के ऊपर 2, 4 हो गए ना। तो 4 क्यूब से पास होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने? कंट्रीब्यूशन, समझ गए? इसको आप पॉज करके नोट भी करते जाओ, सारी चीजें, है ना। चलें आगे। अब देखो जरा, ए वाला अगर कॉर्नर पर है तो कितने हैं? 8 कॉर्नर होते हैं और कॉर्नर की शेयरिंग 1/8 की, तो कितने हो गए टोटल? 1। सिंपल। 8 कॉर्नर 1/8 की शेयरिंग, तो कितने हो गए? 1। बॉडी सेंटर कितना होता है? पूरा का पूरा होता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिख दो, ए क्या आया? 1 और बी क्या आया? 1, मतलब आंसर क्या आ गया? ए बी। सिंपल, खत्म। इतने आसान सवाल होते हैं भाई। अब बस इसमें वेरिएशन बहुत सारे होते हैं, फटाफट हम सारे वेरिएशन कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। चलो अब मैं सवाल देते जा रहा हूं, आप फटाफट ट्राई करते जाना मेरे साथ ही। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन ये है, ए है कॉर्नर पर और बी है फेस सेंटर पर। अब बताओ अब क्या आंसर आएगा? बोलो। बहुत आसान है। अगर बेटा कॉर्नर पर है तो 8 × 1/8 और फेस सेंटर है तो 6 × 1/2। 6 फेस सेंटर होते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, मतलब ये 1 और ये 3। आंसर क्या आ गया? AB3। कितना सिंपल है, समझ पा रहे हो क्या चल रहा है जीवन में, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते, कितना आसान सवाल है।
सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड आपको निकालना है। अगला देखना जरा, ए है कॉर्नर पर, ठीक है, और बी है एज सेंटर पर। कहां पर? एज सेंटर पर। बता दो जरा फटाफट से। अगर बेटा कॉर्नर पर है तो कितने हो गए? 8 इंटू 1/8 मतलब 1, और ये हो गया 12 होते हैं एज सेंटर, 12 एजेस होती ना। 1/4 कितना हो गया? 3। तो अगेन आंसर AB3, AB3 ऐसे, समझ रहे हो? अब मैं मिक्स कर देता हूं चारों को। अगला सवाल देखना जरा, ए है कॉर्नर पर, बी है बॉडी सेंटर, सी है एज फेस सेंटर, और डी है एज सेंटर। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ध्यान से देखेंगे। 8 इंटू 1/8, बॉडी सेंटर पूरा का पूरा, फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, एज सेंटर 12 इंटू 1/4। खत्म आंसर। क्या ये 1 आया? ये तो 1 लिखा ही है। ये 3 आया, और ये कितना आया? 3 आया। तो A1 B1 C3 D3 मतलब ABC3 D3 इज द फाइनल आंसर। इससे आसान जिंदगी में क्या मिलेगा आपको? कितना आसान है, समझ गए? और करोगे? अरे मजा आ रहा है, और करेंगे। चलो अगला देखना जरा, ठीक है? इसको अच्छे से आप नोट करते जाओ, मैं थोड़ा सा साइड में भी हट जाया करूंगा, है ना? हट गया? लिख लिया? पॉज कर लो। आ गया? चलो अगला देखना जरा। कहाँ गया? हाँ, इसका अगला पार्ट। समझना जरा बात को, है ना? अगला सवाल अब तो कर लोगे आप। चलो ट्राई करना बेटा। ए वाला है तुम्हारा कॉर्नर पर, ठीक है? ए वाला कॉर्नर पर, और बी वाला है अल्टरनेट फेस सेंटर। ट्राई करो जरा, अल्टरनेट फेस सेंटर। फटाफट फटाफट पॉज करो, ट्राई करो, साथ में पढ़ते जाओ तभी मजा आएगा, है ना? चलो जल्दी से ट्राई करो। ए कॉर्नर पर है और बी वाला कहां है? फेस सेंटर पर है, ठीक है? अल्टरनेट पर है, ठीक? तो टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 6। अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? एक छोड़कर एक मतलब 3, और यहीं आप गलत हो। यहीं आप गलत हो। अगर आपने 3 अल्टरनेट माने हैं तो गलत है। क्यों? देखना जरा। क्यूब में अल्टरनेट का मतलब 2 होता है। कैसे? अगर सीलिंग पर एक एटम रखा है, अगर सीलिंग पर एक एटम रखा है तो राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे नहीं है, फ्रंट पे नहीं है, बैक पे नहीं है, तो कहां होगा? फ्लोर पे होगा ना। अल्टरनेट का मतलब यही है। जिस रूम में आप बैठे हो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, अरे देखो भाई, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखोगे तो सीलिंग पर एक एटम रखा है, तो कहां नहीं है? इन दोनों पर नहीं है, इन दोनों पर नहीं है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट। कहां है? सीलिंग पर है, तो कहां मिलेगा अल्टरनेट? फ्लोर मिलेगा ना। एक छोड़कर एक का मतलब यही होता है। तो ये ध्यान रखना, कई लोग गलती करते हैं इस सवाल में। बढ़िया सवाल है ये। अल्टरनेट का मतलब 6 का अल्टरनेट 3 नहीं होता। यहां पर 8 इंटू 1/8 और अल्टरनेट 2 ही मिलेंगे तुम्हें, ना। 2 एटम मिलेंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। भाई फेस सेंटर पे 2 एटम मिलेंगे और कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2। तो ये कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 1। आंसर आ गया आपका AB। क्या आया? AB, ठीक है? अगला देखना जरा। अगला सवाल ये है, ए क्या है? कॉर्नर पर है, ठीक? और बी क्या है? अल्टरनेट एज सेंटर, अल्टरनेट एज सेंटर। बताओ जरा कितनी एजेस होती हैं? 12। 12 का अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक 6। ये गलत हो जाता है यहां पे। अब आप सोचो अल्टरनेट कितनी होंगी। सोचो सोचो। आप कोई एक एज ले लो, ठीक है? मान लो आपने ये ली, देखना जरा ध्यान से। अगर आपने ये क्यूब लिया, इधर एज सेंटर पे एक एटम मान लिया, ठीक है? ये देखो इधर इस वाली एज पर, इस वाली पर इधर मैंने एक मान लिया, तो कहां नहीं होगा? अगर इधर है तो उसके एडजेसेंट में नहीं होगा, मतलब इस वाले पर, और इस वाले पर नहीं होगा तो नीचे होगा। अगर नीचे है, इस वाले पर इधर है, तो इस पर और इस पर नहीं होगा तो इस पर होगा, ठीक है? इस वाली पर। मतलब एक छोड़कर एक लोगे तो आपको सिर्फ 4 ही मिलेंगे, ठीक है? एक छोड़कर एक लोगे तो अल्टरनेट एज सेंटर कितने मिलेंगे बेटा? 4। सोच के देख लो आप। कॉर्नर 8 इंटू 1/8 और अल्टरनेट एज सेंटर 4 ही मिलेंगे। एक छोड़कर एक सोच लो आप, ठीक है? तो 4 ही मिलेंगे इंटू 1/4। तो अगेन ये 1 आया, ये 1 आया, आंसर अगेन AB आया, ठीक है? इस तरीके से समझ रहे हो? अगला सवाल देखना। देख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में भाई। अगला देखो जरा। अगला क्वेश्चन ये है कि
ए वाला तुम्हारा कॉर्नर पर है, अब थोड़े अच्छे हो रहे हैं सवाल, ठीक है। ए कॉर्नर पर, बी बॉडी सेंटर पर, सी फेस सेंटर पर और डी एज सेंटर पर, ठीक है, डी एज सेंटर पर। अब सुनना सवाल क्या है। इफ, इसमें अपन और भी केसेस लिख लेंगे, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट, अब ये क्वेश्चन कॉमन है जितने भी क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा, है ना। इसका फर्स्ट पार्ट, इफ ऑल द एटम्स, इफ ऑल द एटम्स, इफ ऑल द एटम्स टचिंग, if all the atoms touching one of the RPOS, one of the RPOS are removed, then find new empirical formula। इस तरीके से सवाल होता है, मतलब आपको न्यू एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। सोचो जरा, एक आरपॉस सोचो जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब क्वेश्चन अच्छे आ गए हैं ना, अभी तक के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ गए ना। तो आरपॉस पर कितने एटम आते हैं वो आप सोचो जरा, एक बार ट्राई करो। मैं साइड में हट रहा हूं, आप ट्राई करो इसको, सोचो। अगर आरपॉस पर आने वाला एटम तुमने रिमूव कर दिए तो कितने एटम रिमूव होंगे। अब मैं आरपॉस पे लेके चल रहा हूं आपको, देखना। आरपॉस कहां गया अपना, ये यही है आपका आरपॉस। देखना, मुझे बताओ कितने एटम इस पूरे पर आ रहे हैं, कितने एटम आ रहे हैं, ध्यान से देखना जरा। ये हो गया आपका एज सेंटर, ये एज सेंटर, ये बॉडी सेंटर, ठीक है। अब सुनना जरा, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, पीछे वाला, ये सीलिंग वाला फेस सेंटर और फ्लोर वाला फेस सेंटर, ठीक है। ये क्या आ गया आपके फेस सेंटर। तो मुझे बताओ कितने एटम हटाओगे, क्यों, इस प्लेन पर टच करने वाले सारे एटम हटाने हैं। तो क्या होगा, 1 2 3 4 एज सेंटर हट जाएंगे, 1 2 3 4 फेस सेंटर हट जाएंगे और 1 बॉडी सेंटर हट जाएगा। 4 एज सेंटर, 4 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर हट जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना जरा, 4 एज सेंटर, 4 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, ठीक। तो क्या आएगा, कॉर्नर एक भी नहीं हटे, कॉर्नर एक भी नहीं हटे, 8 × 1/8। बॉडी सेंटर पूरा चला गया, 0 बचा। फेस सेंटर 2 बचे, 4 हट गए। और एज सेंटर कितने हट गए थे, 4, तो 8 बचे। एज सेंटर 4 हटते हैं, फेस सेंटर 4 हटते हैं, बॉडी सेंटर पूरा हट जाता है, कॉर्नर एक भी नहीं हटते आरपॉस पे। तो ये आया कितना 1, ये आया कितना 1, ये आया कितना 2, मतलब ACD2 इज द फाइनल आंसर। समझ पा रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना, ये जेई एडवांस के सवाल हैं। इधर वाले तो मेन वाले थे, नीट वाले थे, ये वाले जेई एडवांस के, ऐसे रिमूव कर दिया ये ऐसा, ठीक है। ACD2 समझ गए कहानी। अब मैं ये पार्ट चेंज करते जा रहा हूं और आप बताते जाना क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जरा, ठीक, इसको हटा दूं, इस सवाल को यहां खींच के ले आते हैं। सवाल यही फिक्स है और इधर भी अपन हल्का फुल्का चेंज कर लेंगे। देखो, अब देखना, इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द DPOS, RPOS की जगह DPOS कर दिया, आर रिमूव्ड, देन न्यू एम्पेरिकल फॉर्मूला। चलो बताओ, बोलो, RPOS से क्या क्या हटते थे, पता चल गया। अगर RPOS है तो RPOS में कितने एटम आ रहे हैं, देखो RPOS पर टोटल एटम आने वाले कितने होते हैं बेटा, RPOS पे 4 एज सेंटर आते हैं, 4 फेस सेंटर आते हैं और 1 बॉडी सेंटर आता है। ध्यान से समझना बात को, है ना। अब चलो DPOS पे, अब बताना, ये DPOS है। अब देखो क्या क्या आ रहा है इसमें, ये तो कॉर्नर आ गए, बॉडी सेंटर आ गए, और क्या आ रहा है, ये 2 एज सेंटर आ रहे हैं और 2 क्या आ रहे हैं, फेस सेंटर आ रहे हैं। भाई आप डायगोनली अपोजिट जाओगे तो 2 एज सेंटर भी आ रहे हैं, ये 2 फेस सेंटर आ रहे हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ये क्या है आपका एज सेंटर, और ये क्या लिया मैंने, फेस सेंटर। तो अब कितने एटम हटेंगे देखना, कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 कॉर्नर है। एज सेंटर कितने हैं, 2।
फेस सेंटर कितने हैं? 2, और बॉडी सेंटर तो हमेशा ही आता है हर सिमेट्री में, ठीक है। तो 4 ये हो गए कॉर्नर, 1 बॉडी सेंटर, 2 एज सेंटर और 2 फेस सेंटर, ठीक है। 4 1 2 2 ये हटाने तुम्हें है ना, 4 1 2 2। चलो बताओ जरा, बताना बताना। कॉर्नर कितने? 4, ये तो पूरा गया, ठीक है, ये तो पूरा गया। 2 2, अच्छा 2 हटाने हैं ना, तो 4 बचे, 2 हटाने हैं 4 बचे, और यहां से 2 हटाने 10 बचे, सही है, दिख रहा है ना। सुनो जरा ध्यान से, डी पॉस पर 4 कॉर्नर आते हैं, 2 फेस सेंटर आते हैं सीलिंग फ्लोर वाला, और इधर इधर वाले 2 एज सेंटर आएंगे, और एक क्या आएगा? बॉडी सेंटर आएगा, जो अभी मैंने दिखाया आपको, है ना। तो 4 1 2 2 फाइनल आंसर आप बता दो क्या आएगा। यह आया आपका 1/4, सॉरी 1/2, 1/8 होते ना, 4 बचे थे, हाँ ये तो 0 हो गया, ये 2 हटे 4 बचे, ये 2 हटे 10 बचे, ऐसा आएगा। क्या आ गया आंसर आपका बताओ? A 1/2, B हट गया, C2 D5, तो A C2 D10 ये आएगा आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो जरा एक बार अच्छे से, A C2 D10। अगर मैं आपसे बोलता हूं डीपॉस मैंने ली है, डीपॉस पे फिर से चलते, समझने की जरूरत है। देखो एडवांस का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, तो एडवांस लेवल का लगेगा भी आपको, है ना। देखो ध्यान से सुनना, अगर मैंने डीपॉस ये ली तो 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, एक एज सेंटर और एक एज सेंटर, 2 एज सेंटर आ रहे हैं, और सीलिंग वाला और फ्लोर वाला, सीलिंग वाला और फ्लोर वाला फेस सेंटर आ रहा है, ठीक है, और एक बॉडी सेंटर आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन कर लो भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, लोग करवाते नहीं, हम करवा दे रहे हैं आपको। चलो इफ ऑल दैट, अच्छा इसको हटा दूं पहले, अच्छा इसको कॉपी किया था क्या अपन ने? नहीं किया ना, इसको कॉपी करना पड़ेगा। चलो देखना जरा, समझ लो ध्यान से, निकाल पाओगे आंसर अब आप? चलो चेक करते हैं। इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द, पीओएस वाले हो गए सारे, अब चलते हैं एक्सिस पर, है ना। वन ऑफ द C2 एक्सिस, C2 AOS आर रिमूव्ड। जितने एटम C2 एक्सिस से पास होते हैं, एज सेंटर एक्सिस होती है, 2 एज सेंटर एक कॉर्नर, सॉरी 2 एज सेंटर एक बॉडी सेंटर, कॉर्नर थोड़ी आता है इसमें, है ना। 2 एज सेंटर एक बॉडी सेंटर जाएगा, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर C2 AOS से हटाया तो C2 AOS क्या होती, देखो ये रही। तो C2 AOS में कौन कौन आ रहा है? एज सेंटर आ रहा है और बॉडी सेंटर, तो 2 एज सेंटर एक बॉडी सेंटर, खत्म कहानी। 2 एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर हटाना है। देखो कॉर्नर कितने हैं? एक भी नहीं हटेगा, 8 × 1/8, बॉडी सेंटर तो बेचारा हमेशा ही जाता है। फेस सेंटर एक भी नहीं हटाना है, एज सेंटर 2 हटाने हैं, 12 में से 2 गए, 10 बचे, × 1/4, सही है, सही है। अच्छा यहां पर अपन ने कुछ गड़बड़ करी, इसका 1/2 थोड़ी आता है, हाँ सही है, सही सोच रहे थे आप लोग। इधर देखो ये थोड़ी सी करेक्शन है, 10 × 1/4 आएगा, क्यों? कंट्रीब्यूशन तो 1/4 होता है ना, मतलब ये 5/2 आएगा, ठीक है, यहां 5/2 आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसा नहीं आएगा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो A C4 D5 आएगा, हाँ ये आएगा आपका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 4 कॉर्नर थे, × 1/8 हाफ आया, सही है, बॉडी सेंटर चला गया। फेस सेंटर तुम्हारे 2 चले गए थे, तो 4 बचे, कंट्रीब्यूशन 1/2, एकदम परफेक्ट। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, और 10 यहां पर लगे हुए हैं, सही है, सही है, सही है, 2 चले गए थे, तो ये 5/2 बचा। अब ये आया A 1/2 C2 D 5/2। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, तो फ्रैक्शन में नहीं लाना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो A C4 D5, ये एकदम करेक्ट है आंसर, ठीक है, A C4 D5 आएगा इसका, इसमें करेक्शन है, कर लो जरा, ठीक है, वहां मैंने गलती से 1/2 लिख दिया था, 1/4 आएगा वो। चलो आगे चलते हैं। यहां क्या था आपका? C2 AOS में क्या हट रहा था? 2 एज सेंटर और एक बॉडी सेंटर, सही है, मतलब कॉर्नर 8 × 1/8, बॉडी सेंटर 0, फेस सेंटर 6 के 6 पूरे, और एज सेंटर 10 × 1/4। ये कितना आ जाएगा बताओ? ये आपका आ जाएगा 1, ये तो हट गया, ये 3 और ये 5/2, सही है। तो A1 C3
बी तो हट जाता बेचारा है ना। A1C3 D5/2, ठीक, 2 से मल्टीप्लाई A2C6 D5 इज द फाइनल आंसर। चेक कर लो एक बार, अच्छे चेक कर लो है ना। 10 एज सेंटर, 2 हट गए थे, 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन देख चेक कर लो, सही लिखा 1/8 1/2 1/4 सही है। ये तो हट गया बॉडी सेंटर, ये 8 होते हैं, ये 6, इसको और इसको छेड़ना नहीं है, बॉडी सेंटर 1 छेड़ना है, एज सेंटर 2 छेड़ने, ठीक है चलो ये हो गया। ठीक, अब अगला देखो C2 हो गया, अब C3, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको है ना। अगला देखो जरा C3 पे आ जाओ, C2 की जगह यहां आ जाओ, किस पर, C3 पर, C3 पर आ जाओ। ठीक, अब मुझे आप बता दो कितने कितने हटाने हैं। A2C6 D5, ठीक है चलो आ जाओ C3 पर। C3 पे क्या हटेगा, 2 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर, चेक कर लेते हैं। देखो ये देखो जरा, ये C3 है, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर, और बाई बॉडी सेंटर से तो पास होता ही है ना C3 से, ट्राइड एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, तो 2 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर, ठीक है 2 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर हटाने हैं, 2 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर हटाने हैं, 2 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर हटाने हैं, तो कॉर्नर कितने बचे, 6 बचे, 2 हटा दिए, बॉडी सेंटर हटाने हैं तो 0, बाकी यहां मत छेड़ना। 6 × 1/2 और 12 × 1/4 एज यूजुअल, ठीक है 12 × 1/4। अब देखो जरा 6 × 1/8 कितना होता है, ये बताओ जरा, 3/4 हो गया आपका, ये कितना हो गया 3/4 हो गया, ये तो 0 है, ये कितना हो गया आपका 3, और ये कितना हो गया 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो 6 आएगा, मतलब अरे 2 से क्यों, 4 से डिवाइड कर दो 3 आएगा है ना। ठीक है, अब देखो जरा क्या बन गया, ये आया आपका बेटा A3/4, B हट गया, C कितना आया 3, और D कितना आया 3, ऐसा 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सिंपलेस्ट के लिए, तो A3 C3 D 4 × 3 12, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि सिंपलेस्ट चाहिए, ACD 4, B तो हट गया था, ACD 4 इज द आंसर, चेक कर लो, समझ रहे हो क्या चल रहा है, बहुत बढ़िया। C3 हो गया, चलो पॉज करके नोट भी करते जाया करो। अब एक लास्ट और बचा है C4 वाला, फिर बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है, डेंसिटीज वगैरह और ये सारे, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आज। C4 लास्ट सवाल, C4 AOS, ठीक है बताना जरा, चलो C4 AOS पे आ जाओ। पहले मैं बता देता हूं क्या होता है। C4 क्या होती है, सीलिंग और फ्लोर से पास होने वाली एक्सिस, अरे एक डंडा लगा दो, सीलिंग से लेकर फ्लोर के बीच में, सेंटर के बीच में एक डंडा लगा दो, डंडा पोल, ठीक है, तो 2 होंगे फेस सेंटर और 1 होगा क्या तुम्हारा बॉडी सेंटर, देख लो चेक भी कर लेते हैं, 2 फेस सेंटर 1 बॉडी सेंटर, देखो 2 फेस सेंटर 1 बॉडी सेंटर आएगा, मतलब ये हटाना है, 2 फेस सेंटर 1 बॉडी सेंटर हटाना है, 2 फेस सेंटर 1 बॉडी सेंटर हटाना है, कॉर्नर नहीं छेड़ना, 8 × 1/8 बॉडी सेंटर 0, फेस सेंटर कितने हटाने हैं, 2 हटाने हैं, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4 × 1/2, और एज सेंटर 1 भी नहीं हटाने, 12 × 1/4, क्यों, C4 वाली एक्सिस में एज सेंटर नहीं हटते, फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर हटता है, ठीक, तो ये कितना आ गया 8 × 1/8 कितना आ गया बेटा 1, ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 3, आंसर आ गया B तो हट गया था, C2 और क्या D3, AC2 D3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है चेक कर लो जरा, सही है। अब एक बार एक काम करते हैं, सारे आंसर एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। चलो इस वाले का देखो, कॉर्नर सारे 8 × 1/8 × 1 बॉडी सेंटर एक AB सही है, कॉर्नर 8 × 1 फेस सेंटर 6 × 1/2 सही है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है 3, इधर क्या 8 × 1/8 12 × 1/4 3 3, ठीक है, इधर क्या 8 × 1/8 6 × 1, ठीक है ये हो गया। अगला अल्टरनेट में कितने होते हैं आपके, अल्टरनेट में, अल्टरनेट फेस सेंटर में कितने होते हैं 2 होते हैं, मतलब ये रिमूव वाले नहीं है, ये तो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है, अल्टरनेट फेस सेंटर पे है तो 2 हैं, ठीक है बाकी नहीं है। ये कॉर्नर है अल्टरनेट एज सेंटर पे 4 होते हैं, ठीक है। इधर क्या है भाई, ये क्या था, हाँ यहां से कहानी थी आपकी, अच्छा आरपॉस है, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, बीच से जाती है, 4 जाते हैं एज सेंटर और 4 जाते हैं फेस सेंटर और एक बॉडी सेंटर,
4 एच सेंटर, आर पॉस में 4 एच सेंटर, वन ऑफ द आर पॉस आर रिमूव, 4 एज सेंटर जाते हैं। हाँ तो एज सेंटर 12 होते हैं ना, हाँ सही है ना, एज सेंटर आपके 12 होते हैं, 1 2 3 4 गए तो 8 बचे, सही है, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/4। फेस सेंटर कितने जाते हैं, 1 2 3 4, 2 बचे, 2 इंटू 1/2, सही है, 8 इंटू 0 से, बिल्कुल सही है। तो आंसर सही लिखा है क्या, ACD2, एकदम परफेक्ट। अगला यहां आ जाओ, डी पॉस, डी पॉस में क्या जाता है, 4 कॉर्नर जाते हैं डी पॉस, है ना, 4 आपके कॉर्नर जाते हैं डी पॉस में डायगोनली में, 2 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, 4 आपके कौन गए, कॉर्नर गए, 4 बचे, सही, 1 बॉडी सेंटर और 2 फेस सेंटर, कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 1/2 1/4, 1/8 1/2 1/4, बिल्कुल सही है। तो ये 5/2 आया, ए यहाँ 1/2 आया, ये 2 आया, यहाँ ए 1/2 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए 2 का डबल 4 और ये 5, ठीक है। अगला चेक कर लेते हैं, आंसर चेक करना जरूरी है इसमें, है ना, क्योंकि क्या बाई मिस्टेक कुछ लिख जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हो जाती है। C2AOS, C2AOS पे आ गए, AOS में मतलब 2 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, ये 0 हो गया, एज सेंटर आपका कितना आया, 2 चले गए एज सेंटर, तो 10 बचे, ठीक है, 1 ये 3, ठीक है, ये कितना है, 2 से काट दिया, 5/2, हाँ सही है, AC3D5/2, A2C6D5, चलो बहुत बढ़िया। C3 में कितने थे, 6, क्यों, C3 में 2 कॉर्नर और 1 बॉडी सेंटर गया, 6 इंटू 1/3/4 हो गया, 2 से काटा ना, 3/4, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3/4, 4 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, ठीक है। अगला देखो, C4AOS 8 इंटू 1/1 आया, 4 इंटू 1/2 2 आया, C4 में 2 फेस सेंटर और 1 बॉडी सेंटर गया था, ठीक है, 4 बचे थे, 12 4 3 A3 सही है, बिल्कुल सही, परफेक्ट, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बेटा हम नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे, जो डेंसिटी ज्योमेट्री से रिलेटेड थे, और भी 1-2 क्वेश्चन और लाया था मैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए आज, ध्यान रखना है ना। तो अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जो बात मेरे दिल में थी बहुत दिनों से और मैं आपसे कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पा रहा था, आज मैं जाते जाते वो दिल की बात कहना चाहता हूं। सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू यहां पर आने के लिए और हमसे सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3 पढ़ने के लिए, ठीक है। इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें कवर करी हैं, हमने पैकिंग सीखी, हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सीखी। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड टेबल पता है क्या आपकी, पैकिंग फ्रैक्शन वाली टेबल होती है, पैकिंग फ्रैक्शन और वॉइड क्या है, और आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, और क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने सभी करा दिए, सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए इस टाइप के। अब आपको कुछ भी वेरिएशन दे दें, मैंने सारे वेरिएशन कवर कर लिए, अब आपको कैसा भी सवाल दे दें आप एग्जाम में आराम से बना लोगे, चाहे नीट हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे एडवांस हो, जितने भी एम्पेरिकल फॉर्मूले के सवाल है सारे बन जाएंगे आपसे बहुत मजे से, है ना। ये जो रिमूव वाले क्वेश्चन है, डी पॉस, आर पॉस, C2 C3, है ना, C4, ये जेई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी सिंपल वाले क्वेश्चन जो पहले मैंने कराए थे वो मेन और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।